गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की मुलाकात यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ और एडवाइज़र लर्निंग रिसोर्ट जो हिमांशु जोशी सर बना रहा है, मैं वहाँ यहाँ पे आया हूँ। तो सर, आपका मेरी चैनल पे स्वागत है। पहले तो नमस्कार। पहला सवाल सर, कि इतना बड़ा आप रिसोर्ट बना रहे हैं, तो ये आपकी दिमाग में सोच कैसे आई कि ऐसा बनाना चाहिए एडवाइज़र के लिए? नमस्कार। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं 21 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। और मैंने एक चीज़ गौर की कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो रोल है, समाज के आम व्यक्ति को सुरक्षित करना, उसके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, उसके बदले में उसे जो सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो मैंने मेरे लाइफ का मिशन बनाया कि रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी फॉर इंश्योरेंस एडवाइज़र। अब मैं कहूँगा इसलिए कोई रिस्पेक्ट दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो मैंने गौर किया कि किन किन लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, वो लोग क्या करते हैं। तो आप देखेंगे डॉक्टर को सम्मान मिलता है, वकील को सम्मान मिलता है, आर्किटेक्ट को सम्मान मिलता है, सीए को, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको सम्मान मिलता है। तो क्यों मिलता है? एक तो वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो पहले कारण है। दूसरा, उनकी एक पहचान होती है, उनका एक सिंबल होता है। आप कार देखकर बता देंगे कि ये डॉक्टर की कार है, ये सीए की कार है, वकील की कार है। उनका एक चिन्ह होता है और उनकी एक जगह होती है। जैसे बड़ौदा मेडिकल एसोसिएशन, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन, उनका एक एसोसिएशन का हॉल होता है। सीए का एक जगह होती है, आर्किटेक्ट की एक जगह होती है, इंजीनियर की। लेकिन एडवाइजर का न तो सिंबल है, न पहचान है, और न उसमें देखा जाए तो कोई भी प्रकार की जगह है उनके लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एडवाइजर का सिंबल बनाया। एडी का सिंबल अगर आप देखेंगे तो एक सिंबल बनाया, एक चिन्ह बनाया कि मैंने पर्पस ये था कि एक विश्व, एक व्यवसाय, एक निशान, एक परिधान, एक पहचान, वन वर्ल्ड, वन प्रोफेशन, वन सिंबल, वन ड्रेस कोड एंड वन आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना। तो सिंबल बनाकर कॉपीराइट करके उसको फ्लोट कर दिया। 8 से ज़्यादा देशों में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, एडी सिंबल का। फिर ड्रेस कोड बनाया, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब जगह भी चाहिए, क्योंकि जगह होती है तब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो अभी आप देखेंगे कि भारत में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, 23 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, बाकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, पूरे विश्व में इस तरह के हैं। लेकिन इंश्योरेंस पर से के लिए कोई भी जगह नहीं है। हाँ, कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, कंपनी का हेड ऑफिस है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लोग जब मुझे कहते हैं कि हिमांशु जी इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, वो धुरी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। मैं बोलता हूँ नहीं, ये गलत बात है। इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की धुरी नहीं है, इंश्योरेंस एडवाइजर ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। सही बात है, ठीक है। वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति के लिए क्या किया जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कंधों पे पूरी इंडस्ट्री चल रही है, उसके नाम पे एक कुर्सी भी नहीं होती है ब्रांच में, है ना। इतना बड़ा बड़ा बिजनेस लेकर आए होते हैं लोग, लेकिन हेड ऑफिस में उसके नाम पे एक ईंट तक नहीं लगी हुई होती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, समस्या पता चल गई। तो समस्या तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना चाहूं जो सॉल्यूशन लेकर आया। तो मैंने कहा एक जगह बनाते हैं, उस जगह का नाम रखते हैं एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट। यानी ये विश्व का पहला इंश्योरेंस थीम बेस्ड रिसोर्ट। कि जैसे हर हिंदू का सपना होता है ना कि मरने के पहले 4 धाम करूं मैं, मुस्लिम बोलता है कि मैं मरने से पहले हज करूं, क्रिश्चियन बोलता है जेरूसलम जाऊं, सिख बोलता है पंच तखत जाऊं, जो बौद्ध होता है बोलता है लुम्बिनी जाऊं। वैसे ही दुनिया के जितने भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हैं, वो बोले कि मरने से पहले हम एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट जाएं। हमारे लिए भी एक चीज बनी हुई है, एक जगह बनी हुई है। सही बात है। तो वो बनाने का उद्देश्य था, और इसलिए यहाँ पर हम इंश्योरेंस हिस्ट्री म्यूजियम बनाने वाले हैं। जो ऊपर जगह है, वो जो पूरी जो सामने वाली जगह है, 400 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची दीवार बनाने वाले हैं, है ना। वहां पर विश्व के सभी इंश्योरेंस कंपनी के टॉप परफॉर्मर ऑफ द ईयर का नाम एवरी ईयर गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। इंश्योरेंस हिस्ट्री म्यूजियम बनाएंगे हम यहाँ पर। तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के नाम पे जब रिसोर्ट होगा, इंश्योरेंस हिस्ट्री म्यूजियम होगा, वॉल ऑफ फेम होगा, तो उसको प्रतिष्ठा मिलेगी और वो यहाँ आकर अपनी जगह फील करेगा कि मेरी जगह है, प्राउड फील, मेरी जगह है। सही बात है। तो वहां से आया। अब आप जो पीछे नंदी जी देख रहे हैं, ये कैसे हुए? तो उसी का हिस्सा जो मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, उसमें क्योंकि हम पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बैठे हैं, ये उत्तर वाहिनी नर्मदा यहाँ से शुरू होती है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। और उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी इसी जमीन पे खत्म होती है ना। तो बहुत पवित्र जगह है। तो मैंने कहा पवित्र जगह है तो यहाँ पर शिव का स्थापना होनी चाहिए। तो मैं शुरू से ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए जो धरती पर नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? तो विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति बनाएंगे। ये जो पूरा रिसोर्ट बन रहा है, तीर्थ का नाम अपने रखा है सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ। उसमें भी एडवाइजर का नाम है सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ। तो कोई अच्छा, आप किसी भी व्यक्ति को बोलो सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ, बोले ये क्या होता है, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सलाहकार। अच्छा, आप गौर करेंगे तो आपको एक और चीज भी पता चलेगी कि जितने भी हमारे वेद पुराण है ना, मैक्सिमम जो है वो सवाल जवाब है।
हाँ, ठीक है, किसी ने सवाल पूछा, किसी ने उत्तर दिया। उत्तर दिया। तो परीक्षित ने जब सुखदेव जी को सवाल पूछा, ठीक है, तो सुखदेव जी ने जो जवाब दिया वो कैसे जवाब दिया पता है? कि ऐसा ही सवाल एक बार पार्वती जी ने शिव को पूछा था और शिव ने ये जवाब दिया। बराबर। तो सलाह देने वाला व्यक्ति, जवाब देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? शिव है। तो इसलिए सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ नाम रखा है इसका। तो अब ये एडवाइजर्स के लिए ये एक जगह है जिसको वो अपना फील करेगा। यहाँ आएगा तो उसको लगे मेरी जगह है, मेरे नाम पे जगह है, मेरे नाम पे जगह है। सही बात है। एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट, सही बात। और सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ। हाँ, अभी सर आपने जो नाम रखा है उसी के कनेक्टेड ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सबको सलाह देनी अच्छी लगती है, लेनी किसी को अच्छी नहीं लगती जी, ये कॉमन बात है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। तो एडवाइज़र के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि एडवाइज़र जब प्रोस्पेक्ट को मिलने जाता है तो वो जो सलाह देता है वो उनके परिवार के लिए अच्छी होती है लेकिन कोई उनको टाइम नहीं देता। बिल्कुल। तो एडवाइज़र के लिए ये सब मार्केट में प्रॉब्लम आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? बिल्कुल, पहले हमें सॉल्यूशन से पहले समझना पड़ेगा प्रॉब्लम आई क्यों। हाँ, ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि आप गौर करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली है ये सिचुएशन कि एडवाइजर तो अब कुछ सालों में शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ है। हाँ, अदरवाइज क्या शब्द प्रयोग होता है? एजेंट शब्द प्रयोग होता हाँ। है। एजेंट की कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि एजेंट दरअसल होता क्या है? कुरियर बॉय होता है। हाँ। कि कंपनी से ब्रोशर उठाया, कस्टमर को जाकर बोला नया प्लान आया है, कस्टमर बोलता है कि ठीक है सोच के बताता हूँ, रवाना हो गया। या कस्टमर बोलता है ठीक है चेक ले जाओ, डॉक्यूमेंट ले जाओ, तो चेक डॉक्यूमेंट दिया, कंपनी को ले जाकर दे दिया। तो मोटे मोटे तौर पर एक एडवाइजर जो है उसका रोल क्या, एजेंट का रोल क्या था? इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक वो हिस्सा था। ठीक है, तो आप कुरियर बॉय, जब कुरियर वाला व्यक्ति आएगा आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे यार, आप बोलोगे ठीक है भैया तू जो देने आया दे के जा, रवाना हो जा। हाँ। होली दिवाली पे आना, तेरे को 51 रुपया दे देंगे। पोस्टमैन का कोई वैसी रिस्पेक्ट थोड़ी होता था, इंतजार होता था पोस्टमैन का, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होता था। तो एक एजेंट का काम, पहले तो टाइटल ऐसा दे दिया, दूसरा काम उसका ऐसा हो गया कि यहाँ से ब्रोशर उठाओ वहां दे दो, वहां से ब्रोशर उठाओ यहाँ दे दो। ठीक है, तो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं। तो जो मूल जो बोलते हैं फाउंडेशन, वो इस प्रोफेशन का गलत पड़ गया। बराबर। शुरू से ही एडवाइजर का अगर होता तो रिस्पेक्ट मिलता। ये ठीक वैसा ही है जैसा कंपाउंडर को भी पता होता है दवाओं के बारे में, हाँ। बल्कि कई बार तो डॉक्टर से ज्यादा पता होता है। हाँ। जो नर्स होती है, हाँ। 30 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर से ज्यादा पता होता है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट डॉक्टर का होता है, क्योंकि जो डेजिग्नेशन है ना, कंपाउंडर, नर्स, केमिस्ट, प्रोफाइल वाइज डॉक्टर बड़ा पड़ता है। तो एडवाइजर जो है वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है। एजेंट क्या करता है? बहुत बढ़िया प्लान आया है, वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मुद्दा बन जाता है, उसमें फोकस नीड के ऊपर नहीं होता है। एडवाइजर जो होता है वो नीड के ऊपर फोकस करता है। इंटरेस्टिंग बात क्या होगी समझना इस चीज को, कि धीरे धीरे जब एजेंट अपने आप को एडवाइजर के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगा। हम उसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है, उसको खुद को क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो अब तक जो नहीं मिला, वो बोलते ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो वो जो पहले हो चुका है, सर एक बहुत बढ़िया प्लान आया है, आऊं क्या? कभी डॉक्टर को सुना है अपना ऐसा फोन करते हुए कि एक बहुत बढ़िया इंजेक्शन आया है, आऊं क्या? डॉक्टर नहीं करता ऐसा। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कहता है कि आपको जो बार बार पेट में दुखता है, जलन होती है, आपको रेड हो जाता है ना, खुजली आती है, उसका सॉल्यूशन आया है, 3 इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाएगा। तो आप बोलते हो हाँ मेरे को लगवाना है। डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं बेचा, डॉक्टर ने सॉल्यूशन बेचा। तो जिस दिन एजेंट सॉल्यूशन देना शुरू कर देगा, वो एडवाइजर बन जाएगा और एडवाइजर का रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सही बात है। सर आप 20 साल से इंडस्ट्री में हो, तो इंडस्ट्री का 20 साल का इतिहास आपने देखा है, अभी आने वाला भविष्य कैसा होगा, आपको क्या लगता है? खास तौर से अगर अपन 2023 के बजट के रेफरेंस में भी चेक करें, तो मैं पिछले कुछ सालों से ये देख रहा हूं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भविष्य एक्चुअली अब शुरू हुआ है। अच्छा, स्वर्णिम भविष्य जिसको कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड अब शुरू हुआ है। क्यों? थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस को कभी इंश्योरेंस के रूप में बात ही नहीं की गई, टैक्स सेविंग प्रोडक्ट। अब गौर करिए, वो दौर जब लोग बोलते थे अरे अभी क्या है, मार्च में आना, मेरा एटीसी का प्लानिंग हो गया, मेरा 1.5 लाख का लिमिट हो गया, होता था कि नहीं होता था? इंश्योरेंस को टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के रूप में बेचा गया था। नई सरकार आई, उसने बोला एटीसी का कोई झंझट ही नहीं, न्यू टैक्स रेजिम में आ जाइए, बचाओ नहीं बचाओ, आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के बाद क्या आ गया? उसके बाद जब ये इक्विटी और म्यूचुअल फंड का माहौल आने लगा, तो दूसरी कहानी शुरू हो गई। रिटर्न मिलेगा। तो लोगों ने इंश्योरेंस को पहले टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के रूप में बेचा, उसके बाद बेचना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में। जबकि इंश्योरेंस टोटली अलग चीज है, ठीक है। अब जाकर इंश्योरेंस के रूप में एस्टेब्लिश होना शुरू होगा। पिछले कुछ सालों के डायलॉग्स अगर आप गौर करेंगे प्रोस्पेक्ट के, तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि मैं 1 करोड़ का टर्म प्लान लूंगा, बाकी एसआईपी करवाऊंगा। मतलब
अब 1 करोड़ का टर्म प्लान लोगों को समझ में आने लगा है कि नहीं, रिस्क कवर तो मुझे लेना है। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट में प्रोस्पेक्ट भी अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, तो इंश्योरेंस का अब एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ में आएगा लोगों को कि यस, इंश्योरेंस होना चाहिए। कोरोना के बाद मेडिक्लेम का तो वैसे भी लोगों को पता चल गया कि नहीं, होना ही चाहिए, है ना। और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बजाय लोग इंश्योरेंस को सिक्योरिटी के रूप में लेना शुरू करेंगे। तो जो इंश्योरेंस की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। बराबर है। अभी सर आपने बोला कि आने वाला स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है, तो एडवाइज़र के लिए तो जो बदल जाएगा, एजेंट से एडवाइज़र बन जाएगा, सही में एडवाइस देगा, उसका तो सिक्योर भविष्य आपको लगता है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रॉस्पेक्ट है, जो क्लाइंट है, उसका भविष्य कैसा दिखता है आपको, कैसे लगता है? मतलब पहले टैक्स सेविंग के पर्पस से वो पॉलिसी लेता था, अभी किस पर्पस से वो लेगा? इनको सेविंग का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि कैसे भविष्य, मतलब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको कैसे लगता है? बिल्कुल। देखिए, आप दादाजी के ज़माने में देखेंगे तो इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं थी। हाँ। ये सारा नीड के चारों तरफ घूमने वाला किस्सा है। दादाजी के ज़माने में ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, सरकारी नौकरी होती थी, जिंदा रहे तो बाद में रिटायरमेंट पे पेंशन मिल जाएगी सरकार से, और ड्यूरिंग जॉब डेथ हो गई तो घर के किसी मेंबर को जॉब मिल जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बीमारियां होती नहीं थी, अरे डायबिटीज तो राज रोग कहलाता था, तो बीमारियां होती नहीं थी इतनी बड़ी, और होती थी उससे पहले डेथ हो जाती थी, पता चलता था उससे पहले, है कि नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया, तुलसी का काढ़ा पिला के सुला देते थे रजाई उड़ा के, ठीक है। अच्छा, बच्चों के पढ़ाई के ऑप्शन कुछ ज्यादा होते नहीं थे। जब बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गया तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, नहीं तो गले पे बैठेगा, नौकरी कर लेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो दादाजी के जमाने में जरूरत नहीं थी। अच्छा, किसी की मृत्यु हो गई, जॉइंट फैमिली होती थी, बाकी सारे भाई मिला के ही उसको बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लेते थे। आप याद करिए अपने दादाजी का जमाना, पता ही नहीं चलता था कौन सगा भाई है कौन कजिन है, सब भाई होते थे, है ना। और 5-7 लोगों की इकट्ठी शादियां होती थी परिवार में, चाचा वो कजिन की भी हो रही है, उसकी भी 5-6 लड़कियां शादी लायक होगी, सबको साथ में शादी कर दो, है कि नहीं। फिर पापा का जमाना आया, जब धीरे धीरे परिवार एकल होने लगे, तो वो जुड़े हुए हैं बैकग्राउंड में, जॉइंट फैमिली के हिस्ट्री है, और अकेले हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि रुको भैया, कुछ गड़बड़ हो रही है, अब तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्ट्रगल करके जैसे तैसे करके उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, मेरे भी बाद की जो जनरेशन आ रही है, उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भैया बचाना तो पड़ेगा, क्योंकि पेंशन मिलने वाली है नहीं, जॉब गवर्नमेंट की है नहीं, है ना, और गवर्नमेंट की जॉब है तो भी पेंशन नहीं है उसमें, तो मुझे मेरा खुद ही स्वविवेक से बचाना पड़ेगा। अच्छा, उसको ये भी पता चल रहा है कि मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन खाली से नहीं चलेगा, खाली MBA से नहीं चलेगा, तो अब नीड महसूस हो रही है। हमेशा इस चीज के ऊपर गौर करिए, दादाजी को महसूस ही नहीं हो रही थी क्योंकि थी नहीं, अभी है इसलिए महसूस हो रही है। और जो चीज में, जैसे आपको ठंड महसूस होती है ना, तो आप अपने आप रजाई ले लेते हो, सही बात। जब आपको गर्मी महसूस होती है, आप अपने आप पंखा चला देते हो, जब आपको भूख महसूस होती है, आप अपने आप खाने का इंतजाम करते हो। ठीक वैसे ही बचत की जरूरत महसूस होना शुरू होगा आप लोगों को। सही बात है, सही बात है। इसलिए लोग लेंगे, और तब वो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और नई जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और है, दादाजी के समय वो नहीं था। दादाजी क्या बोलते थे, अच्छा राम प्रसाद का बेटा है क्या, हाँ आ जा भैया, क्या है, अच्छा ठीक है, अरे इसको एक चेक दे दे, इसको पेमेंट दे दे। उस समय रिलेशन, राम प्रसाद का बेटा है, फला फला का बेटा है, फला फला का पोता है करके मिल जाता था। अभी जो नई जनरेशन है ना, वो तुम किसी के भी बेटे हो, किसी के भी पोते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज है या नहीं है तुमको तुम्हारे विषय का। सही बात है। तो अगर इधर एडवाइजर है जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तैयार कर रहा है नीड एनालिसिस करने के लिए, और इधर प्रोस्पेक्ट है जिसको नीड महसूस हो गई है, वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति ढूंढ रहा है। सही बात है। तो ये राम मिलाई जोड़ी हो जाएगा, गजब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का भविष्य उज्जवल। सही बात है। अभी सर आप तो ट्रेनिंग में हो, मतलब ट्रेनर हो इतने बड़े, तो ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है एडवाइज़र के लिए? जैसे डॉक्टर बनना है तो 5-7 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, लाखों का खर्चा भी करना पड़ेगा, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। एडवाइज़र बनने के लिए 250 रुपये का लाइसेंस ले लिया, है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं, फिर भी बात करते हैं लाखों रुपया कमाने की, तो ऐसे तो कमा नहीं सकते। तो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंट है एडवाइज़र के लिए? बिल्कुल, देखिए एक चीज समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से कि बाकी जितने भी प्रोफेशन है ना, उनमें पहले कंप्लीट पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद उनका प्रोफेशन शुरू होता है। इंश्योरेंस में क्या है, आपका बहुत मिनिमम एंट्री लेवल है। अच्छा, आप बोलेंगे कि MBA क्यों नहीं कर देते मिनिमम एंट्री लेवल, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी है कि उस पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए ज्यादा लोग चाहिए,
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई 10th या 12th पास है उसको भी कर लेंगे, और वो भी अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो ही रहा है। सो क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेवल पे क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए बाद में लेनी पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी। तो और ये कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए भी है, ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी डीलिंग किससे हो रही है? आपकी डीलिंग हो रही है भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से। हाँ, समझिएगा इस चीज को, मैं डॉक्टर हूं, मैं आंख का डॉक्टर हूं, मेरे पास एक ही प्रकार के लोग आएंगे जिसको आंख की प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि आने वाले को पता है मेरे पास क्यों आना है। हाँ, मेरे पास हार्ट वाला व्यक्ति नहीं आएगा। तो मैं अगर आंख को ही स्टडी करता रहूंगा ना, तो मेरा किया है और आगे अनुभव से, एक्सपीरियंस से मेरा आ जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जो आ रहा है उसकी जरूरत नहीं भी हो सकती है, जो आ रहा है उसकी जरूरत एफडी की भी हो सकती है, जो आ रहा है उसकी जरूरत शॉर्ट टर्म हो सकती है, जो आ रहा है उसकी जरूरत लॉन्ग टर्म हो सकती है, किसी के एक बच्चा है, किसी के 4 बच्चे, किसी के इनकम। इतना डायनेमिक है ये गेम कि इसलिए आपको कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सही बात है। दूसरा, डॉक्टर जो है वो क्या है, उसकी एक इमेज है, भाई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना है, कानून की प्रॉब्लम है, वकील के पास जाना है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर के पास जाना है, ऐसा कुछ भी अभी तक माहौल नहीं बना। हाँ। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है कि और हमको एडवाइस लेनी है। वो जब पान की दुकान पे खड़े होकर एडवाइस दे देते, ले लेते, वर्ल्ड बैंक की बातें वहां कर रहे होते हैं। तो इसलिए एडवाइजर की जरूरत नेचुरली महसूस नहीं हो रही है, इसलिए भी और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बराबर है, सही बात। ताकि जब मिले तो उसको पता चले कि यार इससे तो सलाह लेनी चाहिए मेरे को। खैर, तो ऐसे ऐसे करते तो टन की आवाज निकलनी चाहिए, मैं बोलता हूँ। हाँ। इसलिए उसको कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सही बात है। ट्रेनिंग भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ। ट्रेनिंग 3 तरह की ट्रेनिंग, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, अरे ट्रेनिंग ली है सर मैंने, अरे सर मैंने ट्रेनिंग ली है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, कहता हूँ आपको कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये भी समझ लेना ज़रूरी है साथ में कि किस तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी है। 3 तरह की ट्रेनिंग इंश्योरेंस में लेनी चाहिए एक प्रोफेशनल को। एक होता है नॉलेज ट्रेनिंग। नॉलेज किसको कहते हैं, वॉट, भाई सूरज पूरब से उगता है, इसमें आप अपना ज्ञान बघाड़ नहीं सकते, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो फंडामेंटल्स है, नीड एनालिसिस के जो फंडामेंटल्स है, वो यूनिवर्सल चीजें हैं। 10 साल का मिड टर्म शॉर्ट टर्म कहलाता है, 10 से 20 साल का मिड टर्म कहलाता है, 20 से ज़्यादा वाला होता है लॉन्ग टर्म कहलाता है। इसमें आप 1 आध साल आगे पीछे कर लोगे, बाकी यूनिवर्सल यही चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का नॉलेज लेना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और आजू बाजू के रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिर दूसरा आता है स्किल ट्रेनिंग, यानी अब उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करें। हाँ, ठीक है, क्योंकि खाली पता होने से नहीं चलेगा ना, उस ज्ञान का अप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। तो अप्लाई कैसे करें उसका नॉलेज जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, मुझे एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस कैसे होता है तो पता है, लेकिन करना में स्किल आ जाती है। तो स्किल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, सेल्स प्रोसेस। अच्छा, जिस भी शब्द के पीछे ING लगता है उसे स्किल कहते हैं। ठीक है, जैसे नीड एनालिसिस किया आपने, एनालाइजिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, डीलिंग विद पीपल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल है, मीटिंग स्किल है। तो ये सारी आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तीसरी चीज होती है एटीट्यूड से रिलेटेड। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि मम्मी पापा ने इतना रिजेक्ट किया नहीं होता है, बड़े प्यार से रखा होता है, और वो व्यक्ति मार्केट में जाता है और भाई बहन ने प्यार किया, मम्मी पापा ने प्यार किया, टीचर ने प्यार किया, और कस्टमर है धाड़ से ना बोल देता है, तो दिल पे लगता है अरे यार इतना रिजेक्शन, मतलब जितना। अच्छा समझिए, फ्रिज बेचने जाओगे ना, तो फ्रिज वाले को ना बोलते हैं तो इतना दुत्कारने के रूप में ना नहीं बोलते हैं, नहीं चाहिए फ्रिज, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस वाले को जो रिजेक्शन आता है वो बड़ा ही पेनफुल रिजेक्शन होता है वो, क्योंकि हिकारत वाला है। इंश्योरेंस एजेंट को अरे ये लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, वो फ्रिज वाले को कभी नहीं बोलते ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, है ना, किसी भी प्रोडक्ट वाले को नहीं बोलते। इंश्योरेंस तो और ज्यादा दुखता है, और ज्यादा दुखता है। तो इसलिए आपको और ज्यादा बिहेवियरल ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। तो नॉलेज ट्रेनिंग लिया, स्किल ट्रेनिंग लिया, एंड देन बिहेवियरल ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, कि ओके ऐसा होता है, इट्स ओके, सही बात है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कि व्यक्ति ऐसा ही करता है। इस हद तक समझना पड़ेगा इंश्योरेंस एडवाइजर को कि आप 2-2 हजार रुपए के नोट बांटना शुरू करोगे ना मोहल्ले में खड़े होके, तो आधे से ज्यादा लोग तो डाउट करेंगे कि जरूर नकली नोट बांट रहा होगा। सही बात है। ठीक है, विश्वास नहीं करते हैं लोग, है ना। सो एक तो सलाह देने की आदत होती है, लेने की आदत नहीं होती, इसलिए भी एडवाइजर की जरूरत महसूस नहीं होती है। और दूसरा, उसका रिजेक्शन उसको हावी हो जाता है, इसलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में एडवाइजर बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। पर उसे समझना पड़ेगा, और सिंगल पॉइंट बता रहा हूँ, एडवाइजर को ये समझना पड़ेगा कि मैं अगर इस व्यक्ति को कुछ भी बता रहा हूँ और ये व्यक्ति मुझे ना बोल रहा है, तो ये मुझे ना नहीं बोल रहा है, ये अपने परिवार में आने वाली जरूरतों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को ना बोल रहा है। नुकसान इसका है, हाँ। तकलीफ इसको होने वाली है, मेरे को नहीं होने वाली है।
क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं इसने ना बोला, मैं दूसरे को बात कर लूंगा, तीसरे को बात कर लूंगा, चौथे को बात कर लूंगा। 140 करोड़ लोग हैं मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन इसके पास और कोई नहीं कोई है। नहीं है, कोई नहीं इसके परिवार के पास ये एक ही व्यक्ति है। सही बात है। उसका परिवार 140 करोड़ लोगों के पास नहीं जा सकता है, तो दुख किसको होना चाहिए? उसको होना उसको होना चाहिए। पर क्योंकि आपको ये समझ नहीं होती है, इसलिए आप दुखी हो जाते हैं। सही बात है। नेक्स्ट कॉल करिए, 140 करोड़ लोग हैं।